वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस, सबसे पहले बताइए मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? वेल गुड इवनिंग आचल, मोनाली। अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो। ये सब आजकल टेक्नोलॉजी को, सब चीज़ों को कनेक्ट करने, उसमें भी स्टूडियो में कनेक्ट करने के लिए टाइम लगता है। आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, सो सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? यस, सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? नालायक को पॉजिटिव एनर्जी से कहो अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए, गुड इवनिंग बेटा। यस, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसका है आपको इंतज़ार, वो आज सेशन, पहला सेशन में ले रहा हूँ। और अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल फॉर मई 22 और जून 22 एग्जामिनेशन। सच कहो तो इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। हाँ ठीक है, जो नोट्स मैंने शेयर की है वो नोट्स में कुछ 21 पेजेस हो गए, लेकिन अगर मैं सबको एक कंपोज कर लूँ और कंसोलिडेट करूँ तो ये मुश्किल से 3-4 पेजेस, जिसकी समरी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी टेलीग्राम लिंक पे। तो अभी तो मैंने अमेंडमेंट नोट्स बना के टेलीग्राम लिंक पे अपलोड कर दी है, एज वेल एज इसकी समरी भी सेम टेलीग्राम लिंक पे मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों बाद। यस, चलिए, अब मैं थोड़ा आपके डाउट्स, क्वेश्चंस, थोड़ा पेशेंस रखोगे आप? ओके, फाइनल तक आ गए तो पेशेंस तो आपको होना ही चाहिए, तो थोड़ा पेशेंस रखो, मैं सब बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अमेंडमेंट का आज का लेक्चर जो है 1.5 आवर का होगा, और रिमेनिंग लेक्चर 1.5 आवर का हम कल ले लेंगे। दूसरी बात आपको कह दूं कि ये जो अमेंडमेंट्स है मोस्टली प्रोसीजरल पार्ट में है। कोई मेजर अमेंडमेंट एक दो होगी, अदरवाइज ऐसी कोई खास अमेंडमेंट्स इस बार नहीं है, मोस्टली प्रोसीजर कवर करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है कोई स्पैम नहीं करेगा। ओके, कोई स्पैम नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद में कस्टम में एक नया चैप्टर ऐड किया है, वेयर हाउसिंग। ओके, सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, डिस्कशन के लिए 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो वो चैप्टर भी मैं कवर करूंगा। एक्चुअली वो अमेंडमेंट्स नहीं है, पहले पिछले 3-4 एग्जाम से वो एक्सक्लूड किया था सिलेबस से। अब इंस्टीट्यूट का मूड हो गया तो इंस्टीट्यूट ने वो नया चैप्टर ऐड कर दिया है, तो वो भी हम कवर करेंगे। वो वन स्ट्रेच ही कंप्लीट करेंगे, 2-2.5 घंटे का सेशंस। तो वैसे देखा जाए तो हमारा अमेंडमेंट का एक ही सेशन रहेगा जो 3 घंटे का रहेगा। आज मैं 1.5 आवर ले लूँगा और कल मैं 1.5 आवर ले लूँगा, यानी ये एक ही सेशन में 2 पार्ट में ले लूँगा। ठीक है, तो अमेंडमेंट का एक ही सेशन होगा। दूसरा, एक वेयर हाउसिंग चैप्टर एट सीए फाइनल लेवल, सीएमए में ऑलरेडी था, सीएस में ऑलरेडी था, जिनको मैं एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन था वो मैं प्रोवाइड करता था, लेकिन अब सीए फाइनल में वो चैप्टर आ चुका है कस्टम्स में, तो हम नए रिकॉर्डिंग उसके लिए, यानी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ले लूँगा, तो उसके लिए कुछ हमें 2.5 आवर लगेंगे, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लो, हमारे सेशन कैसे हो गए, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सेशन ऐसा होगा कि आज का लेक्चर 01, आज का लेक्चर 01 जो है ये अमेंडमेंट्स कवर होगी, अमेंडमेंट्स
इन आईडीटी, अमेंडमेंट्स इन आईडीटी। उसके बाद में लेक्चर 02 ये मैं कर लूँगा, मैं आपको टाइमिंग वगैरह सब बता दूंगा। इसमें भी अमेंडमेंट्स कवर होगी आईडीटी की। ये 1.5 आवर्स का रहेगा और ये भी 1.5 आवर्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी, और ये जो लेक्चर्स हैं ये जैसे यूट्यूब लाइव हो रहा है और ये यूट्यूब पे सेव रहेंगे। आई रिपीट, ये यूट्यूब पे सेव रहेंगे, आपको जब भी सुनना है सुन सकते हो। थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुनना है तो आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हो, जो आपकी अभी आदत है, ठीक है। नाउ लेक्चर 03, लेक्चर 03 अमेंडमेंट्स पे नहीं है, ओके। एक नया टॉपिक, न्यू टॉपिक जो वेयरहाउसिंग चैप्टर है, चैप्टर वेयरहाउसिंग, ओके। तो ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है और ये नया चैप्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है बेटा, ये चैप्टर थोड़ा यहाँ पे हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो 1 स्ट्रेच में होगा और अराउंड 2.5 आवर्स का होगा, 2.5 आवर्स का होगा। ये तो इन डेप्थ डिस्कशन हम अमेंडमेंट का कर रहे हैं और इसकी नोट्स, यानी ये जो डिस्कशन है ये अमेंडमेंट्स का हम इन डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट इन आईडीटी, इसका इन डेप्थ डिस्कशन हम कर रहे हैं। डिस्कशन हम यहां पे करेंगे। एक मिनट, अमेंडमेंट्स इन आईडीटी, ओके। और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में यहाँ ये जो अमेंडमेंट्स मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ, ये अमेंडमेंट्स की नोट्स आपको कहाँ मिलेगी? तो ये जो नोट्स है, ओके, ये नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक में दी जाएगी, टेलीग्राम लिंक में दिया जाएगा। सर ये कौन सी टेलीग्राम लिंक होगी? तो ये जो टेलीग्राम लिंक है, ओके, ये आप जो भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से ये अवेलेबल आपको हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम लिंक जो है आप मोबाइल से कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बार लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हो तो वो लिंक नहीं हो पाता है, पर मोबाइल से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ये ग्रुप में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है वी स्मार्ट एकेडमी CA फाइनल का, ओके, वो आप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। एज वेल एज ये तीनों लेक्चर्स यूट्यूब पे सेव रहेंगे और यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होंगे ये बाद में भी आप कभी भी देख सकते हो। चलिए नाउ, जैसा मैंने कहा कि अभी हम इन डेप्थ में अमेंडमेंट्स लेंगे, फिर इसी नोट्स की जो अमेंडमेंट्स हुई है, ओके, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ओके, तो इसका समरी अमेंडमेंट्स भी आएगा, समरी नोट्स, ओके, इसकी अमेंडमेंट्स की समरी नोट्स, अमेंडमेंट्स की ये भी मैं बनाऊंगा, ओके। ये अमेंडमेंट्स की समरी अगर मैं कंपोज कर दूं तो मुश्किल से 3 से 4 पेजेस लगेंगे, उससे ज़्यादा इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, ओके। तो ये समरी नोट्स भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। अभी आप अमेंडमेंट लेक्चर्स कर लो, फिर अमेंडमेंट की समरी इस मंथ में मैं बना के अपडेट कर दूंगा, ये मंथ एंड तक मैं आपको समरी दे दूंगा, ठीक है, अमेंडमेंट्स की, जो मैं अपडेट भी कर दूंगा। एज वेल एज मेरा जो भी अमेंडमेंट्स हुई है इसका एक समरी वीडियो आता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो आपको बूस्ट कर देता है। यानी अगर कोई अमेंडमेंट्स भूल जाता है तो वो अमेंडमेंट्स को मैं एक बार जो समरी नोट्स में अपडेट करता हूँ, इस समरी से फटाफट अमेंडमेंट ले लेता हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो एग्जाम के पहले या 1 डे बिफोर एग्जाम आपने उतना मुश्किल से 30 या 40 मिनट लगेंगे सारी अमेंडमेंट्स को कवर करने में, समरी में, तो उतना भी देख लिया तो आपकी सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी। लेकिन ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट समरी देख लें। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस जो है आप देखें और ये वीडियोस देखने के बाद समरी बाद में देख लेना। फिर आपका एक सवाल होगा, ये सवाल आपका ये हो सकता है कि सर अभी हमने रिसेंट क्लास किया है या आपकी रिसेंट बुक परचेज की है या वॉट एवर इट में भी, तो क्या ये अमेंडमेंट्स हमें देखना जरूरी है? मैं स्ट्रांगली सबको रिकमेंड करता हूँ कि अमेंडमेंट्स देख लो, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और इस पहली बार ऐसा है कि यहाँ अमेंडमेंट्स का सिर्फ एक ही लेक्चर, मतलब मैं 2 ले रहा हूँ,
मैं 2 ले रहा हूँ, 1.5 एंड 1.5 आवर्स के। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट का ये 3 घंटे का एक ही लेक्चर है, वो भी अगर बाद में भी आप अगर स्पीड में देख लेते हो तो वो आपका जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इसको सभी स्टूडेंट्स इसको देखें। इवन दो उन्होंने अभी रिसेंट क्लास किए होंगे तो भी देख लेना। उन्होंने बाद में मतलब हो सकता है कि 1 साल हो गया होगा क्लास होने को या रिजल्ट आना बाकी होगा, तो भी मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप हमें ये अमेंडमेंट्स देख लें। ठीक है, अगर किसी ने बुक भी परचेस किया होगा तो भी ये अमेंडमेंट्स देख ले। नुकसान इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा और क्या होगा ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल रहा है और उन्होंने अभी रिसेंट वाला बैच लिया है अप्लीकेबल फॉर May 22 एग्जामिनेशन, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि चलो ये इन डेप्थ में अमेंडमेंट्स नहीं देखना है तो भी मेरा जो समरी वीडियो आएगा, समरी नोट्स और समरी वीडियो जो अप्रैल में आएगा, वो एटलीस्ट वो तो भी देख ले। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है। लेकिन ये जो चैप्टर है वेयर हाउसिंग, सुनिएगा, ये जो चैप्टर है वेयर हाउसिंग, ये चैप्टर तो सभी को देखना है। यानी अमेंडमेंट्स का लेक्चर नंबर 03, आई रिपीट, अमेंडमेंट्स का लेक्चर नंबर 03 ये सभी को देखना है, क्योंकि ये चैप्टर 2019 तक सिलेबस में था। फिर इंस्टीट्यूट ने May 20 में ये एक्सक्लूड कर दिया और 21 में भी एक्सक्लूड रहा, वापस आपके ICAI के मटेरियल में ये ऐड कर दिया है। इसलिए ये जो चैप्टर है ये जो चैप्टर है यहाँ पे ये सबको ही देखना है। लेक्चर 1, लेक्चर 01, 02 जो है, मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो इन डेप्थ में भी दे रहा हूँ, उसका समरी भी दे रहा हूँ। पर यहाँ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट एग्जाम दी है तो ये अमेंडमेंट्स इन डेप्थ में देखे, बाद में समरी में रिवाइज कर लेना। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंट क्लासेस किए, पहला अटेम्प्ट अपीयर्ड होने वाले May 22 एग्जाम के लिए, वो स्टूडेंट जो है अगर इन डेप्थ में देखना नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट समरी वीडियो तो भी देख लेना जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा, और समरी नोट्स टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, ये जो वीडियोस है ये वीडियोस यहाँ पे फिर से कह देता हूँ यूट्यूब पे सेव रहेगा। डन। हाँ, नेक्स्ट एक और आपका सवाल आ सकता है कि सर मैंने आपका रेगुलर कोर्स लिया, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लिया या बूस्टर कोर्स लिया, आपने कोई भी कोर्स लिया हो स्पेशली फॉर May 22 के लिए लिया हो, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट के लेक्चर्स आपने देख लेना चाहिए, आइदर इन डेप्थ अमेंडमेंट या फिर समरी अमेंडमेंट्स। ठीक है, लेकिन मैंने रेगुलर कोर्स में भी सारी अमेंडमेंट्स कवर कर ली है। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स जो May 22 को अप्लीकेबल है उसमें भी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए, और बूस्टर रिवीजन कोर्स अगर आप कर रहे होगे तो मैंने उसमें भी सारी अमेंडमेंट्स कवर कर ली है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। मैं 2 मिनट आपके कुछ और डाउट्स होगा तो वो ले लूंगा, अदरवाइज फिर हम हमारा डिस्कशन अमेंडमेंट से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ लो बेटा। हाँ, अगर गलती से भी कोई इंटर का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा तो मैं आपको कह दूं, इंटर की अमेंडमेंट्स 5th of Feb तक आ जाएगी, 5th of Feb तक उनका भी अमेंडमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, अभी तो अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन होगा, इसके बाद मैं आपके डाउट्स देख रहा हूँ।
अब मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी बुक खरीदी, पुरानी कौन सी बुक खरीदी, कौन से अटेम्प्ट के लिए, तो बेटा ज़्यादा टाइम नहीं है, अमेंडमेंट्स के लेक्चर कर लेना। आपकी सारी अमेंडमेंट्स जो मई 22 एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है, जो 30 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर 21 के बाद, ओके यहाँ सॉरी, ये जो अमेंडमेंट्स है 30 अप्रैल 21 से लेके तो 31 अक्टूबर 21 तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर होगी। चलिए, अगर आप कोई स्टडी मटेरियल बाय करोगे तो स्टडी मटेरियल जो रिसेंट होगा, जो अभी आप बाय कर रहे हो, तो इसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर रहेगी। चल, अब मैं इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस इसमें कवर नहीं कर सकता हूं। अब मुझे अपना सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। डन? हेलो, चलो बेटा, आर यू रेडी? यस और नो? चलिए शुरू करते हैं। तो सीए फाइनल, सीए, सीएस, सीएमए फाइनल, आईडीटी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल फॉर मई और जून 22 एग्जाम। इसमें अमेंडमेंट्स जो कवर की जा रही है 30 अप्रैल 21 के बाद टिल 31 अक्टूबर 2021 तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर होगी। और जो स्टूडेंट सीएमए कर रहे हैं उनको दिसंबर तक की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है, मतलब दिसंबर 2021 तक की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है, पर दिसंबर में ऐसी कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं। इसलिए जितनी अमेंडमेंट्स मैं कवर कर रहा हूं, तो सीएमए स्टूडेंट या सीएस स्टूडेंट्स उतनी ही अमेंडमेंट्स करें। दिसंबर में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया हुआ है। पर जो सीएस स्टूडेंट्स हैं, तो सीएस स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अमेंडमेंट्स जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये बिटवीन द पीरियड 30 अप्रैल 21 से लेके तो 31 अक्टूबर 21 तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर हो रही है। चलिए, अमेंडमेंट्स छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है, प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स है इतने चैप्टर्स में। जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी में क्लैरिफिकेशन आया है, रजिस्ट्रेशन, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न, अकाउंट रिकॉर्ड्स, ई वे बिल और रिफंड। वैसे मैं कहूँ तो ये पहला ऐसा एग्जाम है पिछले 3 साल में कि मेजर ऐसी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। 2-3 ही अमेंडमेंट्स ऐसी है कि जो आपको एग्जाम के हिसाब से अच्छे से पढ़ के जाना है, अदरवाइज ओके कोई ऐसी खास अमेंडमेंट्स नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कस्टम्स एक्ट में, तो कस्टम्स एक्ट में भी छोटी छोटी 1-2 अमेंडमेंट्स हुई है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की डेट एक्सटेंशन की अमेंडमेंट्स यहां पे कवर होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी के अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। पहला चैप्टर लेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, आई रिपीट, पेमेंट ऑफ टैक्स में सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। सुनिएगा ध्यान से। तो इसमें जो पहले एक प्रोविजो थी, ओके, ये प्रोविजो और नीचे दी गई प्रोविजो जो है, ओके, प्रोविजो को थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। वैसे मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स जो है, ये यहाँ पे अगर आपने ड्यू डेट, जो भी आपकी ड्यू डेट होगी नॉर्मल स्कीम में या क्यूआरएमपी स्कीम में, पेमेंट की जो भी ड्यू डेट होगी, अगर उस दिन आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। ओके, तो एक इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम अप टू 18% का इंटरेस्ट रेट आपको लगाया जा सकता है पर एनम बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें एक प्रोविजो ऐड हुई थी और वो प्रोविजो फिर से अमेंड की गई। ओके, और ये अमेंडमेंट क्यों किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2021, ओके, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहले वाली जो प्रोविजो थी, ओके, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेना। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। हाँ, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है मैं एंड में एंटरटेन करूंगा, इसलिए अभी पूछ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। एंड में मैं 10 मिनट दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, अभी जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर आप ये 2 प्रोविजो पढ़ो और ये 2 प्रोविजन में क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले जो था, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, यानी मैं पहले पुरानी प्रोविजो पढ़ रहा हूं। ओके,
declare in the return for said tax period furnished after due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73, 74 in respect of the said period shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting electronic cash ledger. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए. Provided that interest on tax payable in respect of supplies made during the tax period and declare in the return for the said period furnish after due date in accordance with the provision of section 39. यहाँ तक तो ठीक है. Except where such return is furnished after commencement of any proceeding under 73, 74 in respect of the said period shall be levied के जगह वर्ड डाल दिया shall be payable. इन्होंने shall be levied की जगह वर्ड डाल दिया shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting electronic cash ledger. तो एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है और कुछ नहीं हुआ है. shall be levied की जगह shall be payable ये वर्ड उन्होंने डाल दिया है. ओके अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड 2 मिनट में बता देता हूँ. वैसे ये लास्ट एग्जाम में मैंने अमेंडमेंट्स कवर की थी. नाउ यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन हो गया था वो कंफ्यूजन ये हुआ था कि जब आप टैक्स पे करते हो ओके तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिले, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, ओके इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट जो लगेगा ओके ये इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ग्रॉस लायबिलिटी पे लगेगा, यानी आपकी जो ग्रॉस लायबिलिटी है ओके उसके ऊपर लगेगा, या आपकी जो नेट लायबिलिटी है ओके नेट लायबिलिटी है इसके ऊपर लगेगा, यानी नेट टैक्स लायबिलिटी. तो ये पहले क्लियर हो गया था कि देखा जाए तो आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा ओके, यानी आफ्टर टेकिंग आईटीसी क्रेडिट आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा. लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे जो वर्ड है नेट लायबिलिटी ये भी मत यूज करो ओके. वो क्या कह रहे हैं ओके जितना अमाउंट बाय डेबिटिंग टू ई कैश लेजर बाय डेबिटिंग टू ई कैश लेजर जितना अमाउंट रहेगा ओके तो वो यहाँ पे उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट लायबिलिटी एंड डेबिटिंग ई कैश लेजर? पहले भी ये वर्ड था ई कैश लेजर. जैसे मैं आपको बताता हूँ ओके जैसा आपका टोटल आउटपुट टैक्स, ध्यान से सुनिएगा, टोटल आउटपुट टैक्स आपका जो है समझ लो यहाँ पे 10 लाख रुपए है ओके 10 लाख रुपए लेस आईटीसी आपके पास जो है वो है यहाँ पे 8 लाख रुपए, यानी आपका नेट लायबिलिटी कितना हुआ? तो नेट टैक्स लायबिलिटी जो आप कैश लेजर को डेबिट करोगे ओके नेट टैक्स लायबिलिटी आपका कितना हुआ बेटा? तो आपका 2 लाख रुपए ये नेट कैश लायबिलिटी हुआ जो आप ओके यहाँ पे डेबिट करोगे. और किसको डेबिट करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप डेबिट करोगे 2 लाख. लेकिन साथ साथ में बहुत सी बार आपको आरसीएम वाली लायबिलिटी होती है जिसके लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते. तो आरसीएम वाली लायबिलिटी जो होगी जो आपको रिवर्स चार्ज में ओके देना पड़ता है वो भी कैश लेजर को डेबिट होता है. समझ लो वो 50,000 है ओके इसलिए आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये 2,50,000 रुपये देना पड़ेगा. यानी मेरा कहना आपको बस इतना ही है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम में भी आप नेट टैक्स लायबिलिटी वर्ड ना यूज करें. एग्जाम में आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओके डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेट वर्ड यूज किया तो यही इंप्रेशन आता है. पर आपने अगर वर्ड यूज किया डेबिटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो उसमें नेट प्लस आरसीएम लायबिलिटी. सर क्या ये अमेंडमेंट थी? बिल्कुल नहीं, ये अमेंडमेंट तो पहले ही हो गई थी ओके पहले से वर्ड है डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो फिर अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट बस इतना हुआ कि यहाँ पे जो वर्ड शैल बी लेविड है उसको शैल बी पेबल किया गया ओके. यहाँ पे रीजन ये है उसका शैल बी पेबल क्योंकि इंटरेस्ट जो है लेवी नहीं होता है, तो वो ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी. तो इंटरेस्ट लेवी नहीं होता है, इंटरेस्ट जो है यहाँ पे पे किया जाता है ओके तो इंटरेस्ट ये पे किया जाता है. तो इसलिए जो वर्ड यूज किया जा गया वो शैल बी पेबल वर्ड यूज किया गया रादर देन शैल बी लेविड. बस दैट्स ऑल ओके. इसके अलावा दूसरी कोई अमेंडमेंट्स नहीं, बस इतना सा. हाँ ओके चलो. हाँ अभी जब मैं इनडेप्थ में लूंगा तो बैकग्राउंड के साथ पढ़ा होगा. समरी में तो मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा कि इट्स अ ड्राफ्टिंग मिस्टेक. तो या शैल बी पेबल के शैल बी लेविड के जगह शैल बी पेबल वर्ड लाया गया. दूसरी बात आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट यहाँ पे
ये जो है इसके ऊपर एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ड्स पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ओके आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके डन, यस और नो। जो भी मुझसे कनेक्टेड है बोलिए यस सर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। आईटीसी के अमेंडमेंट्स ले लेता हूं। ओके, यहां पे अमेंडमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, यानी आईटीसी के चैप्टर में इस बार कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। तो फिर सर ओके आईटीसी के चैप्टर में जैसे 2 क्लैरिफिकेशन डाले, वो भी एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ले लेता हूं। और आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट्स, हाँ एक बात और कह दूं, आपके जो भी आईसीएआई की स्टैट्यूटरी अपडेट्स है वो सारी मैंने कवर किया है, प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्लैरिफिकेशंस वगैरह जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स में नहीं है, वो भी मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे सर क्या क्लैरिफिकेशन आया है यहां पे बता देता हूं। सेक्शन 16 और सेक्शन 16(4) में एक जो अमेंडमेंट हुई थी लास्ट टाइम बाय फाइनेंस एक्ट 2020, वो क्या अमेंडमेंट हुई थी थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूं। वो अमेंडमेंट का बैकग्राउंड ये था कि एक यहाँ पे 1 जनवरी 2021 से सुनिएगा, ओके 01/01/21, ओके बिफोर 01/01/21 एंड 1 जनवरी 2021 और उसके बाद में 1 जनवरी 2021 के बाद में इसमें क्या था कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ओके, यहां पे अगर हम बात करें तो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ओके, तो इसमें ऐसा था कि जो ओरिजिनल इनवॉइस है, ध्यान सुनिएगा, जो ओरिजिनल इनवॉइस है अगर उसकी डेबिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इश्यू होती है तो वो केस में जो ओरिजिनल इनवॉइस की टाइम लिमिट होगी फॉर अवेलिंग आईटीसी वही डेबिट नोट की होगी। लेट्स टेक एग्जांपल, यहां पे जैसा आपका फाइनेंशियल ईयर है, यहां पे 2021 और नेक्स्ट ईयर है, जो नेक्स्ट ईयर है वह है 21-22। अगर कोई ओरिजिनल इनवॉइस आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का होगा और इसकी डेबिट नोट ओके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दी होगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी डेबिट नोट दी होगी, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। सेक्शन 16(4) के हिसाब से आपको टाइम लिमिट दी है ओके अगले साल का, यानी ये फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कोई आईटीसी लेना भूल गए, मिस हो गया या कोई भी रीजन होगा, तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की ड्यू डेट और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो आइदर एनुअल रिटर्न या फिर जो भी आपकी सितंबर की ड्यू डेट होगी, तो सितंबर की ड्यू डेट हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हम लेके चलते हैं 28 अक्टूबर। हाँ, लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम होगी तो वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है अलग अलग डेट्स आ सकती है, लेकिन हम लेके चलते 28 अक्टूबर। तो ये इनवॉइस का तो आईटीसी आपने ले लिया, इनवॉइस का तो इश्यू ही नहीं था, लेकिन उसकी डेबिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर में आई, तो इसकी डेबिट नोट पर जो जीएसटी लगा, ओके इसके डेबिट नोट पे जो यहाँ पे जीएसटी लगा, ओके उस जीएसटी का आईटीसी हम कब ले सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, उस जीएसटी का आईटीसी हम कब ले सकते हैं। तो 1 जनवरी 2021 के पहले ओके ये दिया था कि उसका आईटीसी जो है आप जो ओरिजिनल इनवॉइस का लास्ट डेट होगा फॉर अवेलिंग वही उसके डेबिट नोट को लगेगा। मतलब ये जो डेबिट नोट का आप आईटीसी ले सकते हो, इसके लिए भी 20 अक्टूबर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर वही लास्ट डेट होगी। इससे इंडस्ट्री का क्या नुकसान होता था, इंडस्ट्री का ये नुकसान होता था कि अगर ओके सप्लायर ने जो डेबिट नोट भेजी जिसका आप क्रेडिट लोगे, ये अगर 20 अक्टूबर के बाद होगी और आपका सप्लायर 20 अक्टूबर के बाद डेबिट नोट दे रहा है, तो आप उसका आईटीसी क्रेडिट नहीं ले सकते थे, क्योंकि ओके यहाँ डेट ऑफ अवेलिंग आईटीसी जो लास्ट डेट है वो चले जाता था। मतलब क्या, यानी ओके इनवॉइस समझ लो यहाँ पे फादर, तो डेबिट नोट उसका बेटा, तो बाप जो यहाँ पे उसके बाप की ड्यू डेट होगी, उसके जो पिताजी की ड्यू डेट होगी ओके फॉर अवेलिंग आईटीसी वही उसके बेटे की होगी। इसलिए 20 अक्टूबर के बाद की डेबिट नोट के आईटीसी नहीं मिलते थे रिसिपिएंट को।
सप्लायर ने जो डेबिट नोट दिया, लेकिन 1 जनवरी 2021 से इसमें अमेंडमेंट्स आ गई और अमेंडमेंट्स आके इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने इसको सेपरेट ही कर दिया। उन्होंने सेपरेट कर दिया कि नहीं, ओके, बाप और बेटे को अलग अलग कर दो। ओके, अगर डेबिट नोट फिनेंशियल ईयर 21-22 में दी गई है, ध्यान सुनना, अगर डेबिट नोट फिनेंशियल ईयर 21-22 में दी गई है तो इसकी टाइम लिमिट ओके अलग से देखी जाएगी, उसको ओरिजिनल इनवॉइस से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जो है 21-22 में अगर डेबिट नोट है तो इसका आईटीसी आपको ओके जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर होगा तो इसका आईटीसी आप कब तक ले सकते हैं, तो जो सितंबर की ड्यू डेट है, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे सितंबर की ड्यू डेट है, तो ये सितंबर की ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर, ध्यान सुनो, 20 अक्टूबर ओके, यहाँ 20 अक्टूबर 22 तक आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, तब तक आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये तो प्रोविजन थी, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए जिसमें 2 इश्यूज थे। ओके, एग्जाम के हिसाब से मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। ओके, पहला इशू क्या था, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, इसमें यहां पे बता दूं आपको, फ्रॉम 1 जनवरी 2021 वेयर फॉर डेबिट नोट आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय 30 सितंबर okay by due date of 30th September of next financial year by the counterparty, which of the following dates are relevant to determine financial year for the purpose of section 16(4)? Date of issue of debit note और date of issue of underlying invoice। हमें 1 जनवरी के बाद जो डेबिट नोट इश्यू होगी उसका आईटीसी कब तक ले लेना है, उसका फिनेंशियल ईयर कौन सा, ओरिजिनल इनवॉइस से कनेक्ट करना है या उसका सेपरेट फिनेंशियल ईयर होगा। तो ऐसे केस में उन्होंने क्लियर किया, इन केस ऑफ डेबिट नोट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट ओके शैल डिटरमाइन फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16(4)। मतलब क्या, मतलब ये कहा गया कि जो डेबिट नोट है उसका रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर वही लिया जाएगा जिस ईयर में वो डेबिट नोट इशू की गई, यानी उसका आईटीसी आप डेबिट नोट जो फाइनेंशियल ईयर की है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो सितंबर की ड्यू डेट है तब तक आप ले सकते हो, तब तक आप ले सकते हो। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया यहाँ पे, जिसके कुछ एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिए है। नेक्स्ट एक सवाल ओके, यहाँ पे जो इशू पूछा गया था, तो देखिए उसका आपको नीचे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं इशू ले लेता हूँ, वेदर एनी अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन और आफ्टर 1/1/2021 in respect of debit note issued either prior to or after 1/1/21 will be governed by provision of amended section 16(4), or amendment provision will be applicable only in respect of debit note issued after 1/1/21। हाँ, ये क्वेश्चंस को थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, एग्जाम के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में भी कवर्ड नहीं है, सिर्फ मैं ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ये इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कुछ इनवॉइसेस ओके, कुछ इनवॉइसेस जो है 1 जनवरी 2021 के पहले के हैं, हो सकता है उसकी डेबिट नोट, अब देखो ओके हमारी कट ऑफ डेट है 01/01/21, हमारी ये कट ऑफ डेट है ओके। अब इसके ओल्ड कोई इनवॉइसेस हो गए, इसके ओल्ड कोई इनवॉइसेस हो गए ओके, तो ये जो इसके ओल्ड इनवॉइसेस हो गए, इसकी जो डेबिट नोट होगी बेटा ओके, इसकी डेबिट नोट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसकी डेबिट नोट हो सकता है पहले इशू की गई होगी, या इस पुराने इनवॉइस की डेबिट नोट हो सकता है बाद में इशू की गई होगी, पर इनवॉइस पुराना है, इनवॉइस पुराना है, पहले इशू कर दी होगी या बाद में इशू कर दी होगी। तो हमें ये जो नया प्रोविजन है, क्या ये डेबिट नोट को भी अप्लीकेबल रहेगा? मतलब क्या, मतलब इसका फिनेंशियल ईयर ओरिजिनल इनवॉइस से देखा जाएगा या ये डेबिट नोट का फिनेंशियल ईयर सेपरेट देखा जाएगा?
ओके, ये सेपरेट देखा जाएगा। तो देखिए क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडेड प्रोविजन शैल बी अप्लीकेबल फ्रॉम 1/1/2021 accordingly for availment of ITC on or after 1/1/21 in respect of debit note issued either prior to or after 1/1/2021 the eligibility of availment of ITC will be governed by amended provision section 16(4). हाँ, मतलब क्या कि अगर यहाँ पे इवन दो इनवॉइस पहले का है पर उसकी डेबिट नोट पहले दी गई होगी या पहले वाले इनवॉइस की डेबिट नोट बाद में दी गई होगी, पहले वाले इनवॉइस की डेबिट नोट बाद में दी होगी, ओके, तो ये दोनों डेबिट नोट को ये जो अमेंडेड प्रोविजन है वो लागू होगी। मतलब क्या, मतलब इस डेबिट नोट को इवन दो एक्ट लागू हुआ 1 जनवरी 2021 से, ध्यान सुनना, 1 जनवरी 2021 से ये अमेंडेड प्रोविजन आई, लेकिन ओके इस डेबिट नोट का भी फिनेंशियल ईयर सेपरेट फिनेंशियल ईयर माना जाएगा और इस डेबिट नोट का भी फिनेंशियल ईयर ये सेपरेट फिनेंशियल ईयर माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, यानी अगर कोई सिंपल वर्ड में पुराने इनवॉइस की डेबिट नोट होगी जो पहले भी इशू किया गया होगा, एग्जांपल लूंगा मैं, जो पहले भी इशू किया गया होगा या फिर ओके पुराने इनवॉइस का डेबिट नोट बाद में भी इशू किया होगा तो भी अमेंडेड प्रोविजन यहां लागू किया जाएगा। Whereas any ITC availed prior to 1/1 in respect of debit note shall be governed by provision of section existing provision। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई डेबिट नोट पहले इशू हो गई होगी और आपने आईटीसी ले लिया होगा तो ठीक है ना, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर आपने आईटीसी नहीं लिया होगा तो आप उस डेबिट नोट को ये यहाँ पे नई प्रोविजन भी अप्लाई कर सकते हो। ये उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया। ओके, इससे रिलेटेड दो इलस्ट्रेशन नीचे दिए गए हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 1 और दूसरा इलस्ट्रेशन 2। पहला देखिए, अ डेबिट नोट डेटेड ऑन 7th of July 2021, डेट जरूर याद रखना, इज इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ 16 मार्च 2021। चलो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, यहां पे फिनेंशियल ईयर है 2021। ओके, ओरिजिनल इनवॉइस की डेट है और वो क्या कहते हैं 16th of March 2021, 16th of March 2021, जिसका डेबिट नोट इशू किया गया था 7th of July। इसकी डेबिट नोट इशू की थी ओके 7th of July को, 7th of July 21, मतलब फिनेंशियल ईयर 21-22 में उसकी डेबिट नोट इशू की गई थी। ओके, यहां पे एज इनवॉइस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021, हमारा इनवॉइस 2021 का है, pertaining to financial 2021, the relevant financial year for availment of ITC in respect of said invoice in terms of section 16(4) shall be 2021। No doubt, okay, जहां तक इनवॉइस की बात है तो इनवॉइस का ITC, ओके, इनवॉइस का फिनेंशियल ईयर तो 2021 ही रहेगा, इनवॉइस का फिनेंशियल ईयर 2021 रहेगा। हाउएवर डेबिट नोट has been issued in financial year 21-22, तो relevant financial year for availment of ITC in respect of debit note is 21-22। मतलब क्या कि डेबिट नोट अब अलग मानी जाएगी और इसका फिनेंशियल ईयर 21-22 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यानी इसकी टाइम लिमिट अब आप ओरिजिनल इनवॉइस से कंटिन्यू नहीं करोगे, इसकी टाइम लिमिट आप ओके उसका जो सब्सिक्वेंट फिनेंशियल ईयर है उसमें सितंबर की ड्यू डेट, ध्यान सुनिएगा, सितंबर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, यानी डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो आप कंसिडर करोगे, यानी वो आगे के फिनेंशियल ईयर 22-23 ये फिनेंशियल ईयर में आगे बढ़ेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2, हाँ ये इलस्ट्रेशन 2 जो है ये सेकंड वाला क्लैरिफिकेशन है। इलस्ट्रेशन 2 ये सेकंड वाला क्लैरिफिकेशन है। ये क्या है ये बता देता हूं। अ डेबिट नोट हैज बीन इश्यूड ऑन 10th of November in respect an invoice dated on 15th of July। ओके, एक मिनट, जुलाई 15th of July 29। ओके, ओरिजिनल इनवॉइस, तो मैं एक मिनट फिनेंशियल ईयर देख लेते। फिनेंशियल ईयर 1920, इसमें ओरिजिनल इनवॉइस है 15th of July, 15th of July, यहां पे 15th of July 2019, ये ओरिजिनल इनवॉइस है, ओरिजिनल इनवॉइस है।
ठीक है, 15 जुलाई 2019 ये ओरिजिनल इनवॉइस है। इसकी डेबिट नोट इशू की गई थी। इसकी डेबिट नोट कब दी गई बेटा? ओके, 10 नवंबर 2020। ओके, नवंबर मतलब यहाँ पे 2021 में 10 नवंबर को, ओके यहाँ पे, हाँ 10 नवंबर 20 को इसकी डेबिट नोट दी गई। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नई प्रोविजन आई थी, ओके जो डेबिट नोट को सेपरेट फाइनेंशियल ईयर बता रही है, ये 1/1/21 को ये नया प्रोविजन आया था। ठीक है, डेबिट नोट पुरानी है। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर की है। ओके, और हमारी अमेंडमेंट जो हुई थी वो अमेंडमेंट यहाँ पे 1 जनवरी को हुआ था अमेंडमेंट। ओके, 16(4) में। अब सवाल ये है कि डेबिट नोट अमेंडमेंट के पहले प्रायर है, या हो सकता है डेबिट नोट बाद में हो रिलेटिंग टू ओरिजिनल इनवॉइस। तो इसको हम कौन सी प्रोविजन अप्लाई करें? ओके, विच प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(4) इज अप्लीकेबल मतलब यहां पे हम ओल्ड प्रोविजन अप्लाई करें या न्यू प्रोविजन अप्लाई करें? ओके, ओल्ड प्रोविजन अप्लाई करें या न्यू प्रोविजन अप्लाई करें? अब इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट वाइज मैनर में, आपको बाद में लिखना हो तो लिख सकते हो, पर चार्ट वाइज मैनर में बता देता हूँ। ओके, अगर उन्होंने क्या कहा, इफ आईटीसी अवेल्ड, और सेकंड इफ आईटीसी नॉट अवेल्ड, आपने आईटीसी नहीं लिया, नॉट अवेल्ड। देखो बेटा, मुझे लगता नहीं है पूछेंगे, पर मैं आपको समझा पूरा रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है अमेंडमेंट सारी आपको बता देना। ठीक है, आईटीसी नॉट अवेल्ड। अब देखो, अगर ये डेबिट नोट का आईटीसी हम ले लेते, ओके आईटीसी अवेल्ड, तो ओल्ड प्रोविजन आपको, ओल्ड यानी एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो अमेंडमेंट की पहली है इज अप्लीकेबल। अगर आईटीसी आपने ले लिया तो उसका फाइनेंशियल ईयर वही माना जाएगा जो ओरिजिनल इनवॉइस का है। मतलब क्या? मतलब एक एग्जाम्पल यहां लेना चाहूँगा, लिखना मत, ये एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, और वो एग्जाम्पल यहाँ पे ये लेना चाहूँगा कि अगर यहाँ ये डेबिट नोट नवंबर की नहीं होती, ये डेबिट नोट समझ लो डेट होती यहाँ पे 15 जून 20 की, तो ये तो, अगर ये डेबिट नोट 15 जून 20 का होता तो ये तो आपका सितंबर की ड्यू डेट के पहले डेट होता है ये डेबिट नोट का, और आप उसका आईटीसी ले लेते। अगर आप आईटीसी ले चुके हो तो ठीक है ना, फिर इसका रिलेवेंट ईयर कौन सा माना जाएगा? तो पुरानी प्रोविजन के हिसाब से इसका रिलेवेंट ईयर, ओके यहाँ पे 1920 माना जाता था। लेकिन अब हमारी डेबिट नोट यहाँ 20 अक्टूबर के बाद की है। अगर हमारी डेबिट नोट 20 अक्टूबर के बाद की है, इसलिए ऑब्वियसली मैंने क्रेडिट लिया नहीं होगा, क्योंकि मेरे सप्लायर ने, हमारी मतलब सप्लायर ने जो डेबिट नोट भेजी वो 20 अक्टूबर के बाद की, इसलिए तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया होगा। अगर मैंने इसका क्रेडिट नहीं लिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, इसका क्रेडिट अगर मैंने नहीं लिया हुआ है तो वो सिचुएशन में यहां पे आप न्यू प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहां पे अप्लाई कर सकते हो आप न्यू प्रोविजन, आप न्यू प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो। और न्यू प्रोविजन के हिसाब से अब इसका रिलेवेंट ईयर, ओके रिलेवेंट ईयर ऑफ डेबिट नोट जो माना जाएगा वो अब ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से नहीं, रिलेवेंट ईयर 2021 माना जाएगा। और 2021 के हिसाब से, ध्यान सुनिएगा, 2021 के हिसाब से इसका जो आप आईटीसी कंसीडर करोगे, इसके लिए टाइम लिमिट मिलेगी, और टाइम लिमिट अगले साल की सितंबर की ड्यू डेट, यानी जो 21-22 है, ओके आगे जो आएगा 21-22, ओके उसका सितंबर का 21-22 उसका सितंबर का ड्यू डेट या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये आप ले सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा, ये समझा है नहीं समझा? क्रेडिट नहीं लिया होगा तो आप नए प्रोविजन के हिसाब से ले लो, और ले लिया होगा तो छोड़ दो। ओके तो यस बेटा, आपको ये क्लियरली समझ में आया? जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड है, यस बताइए फटाफट।
बोलो बेटा फटाफट। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में है, इसको हम ले लेते हैं। एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है आधार ऑथेंटिकेशन में, बहुत छोटी सी, नॉट रिलेवेंट, आप प्रायोरिटी बी में रख सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। जो प्रायोरिटी ए वाली अमेंडमेंट्स है मैं आपको बता दूंगा, और वो बहुत कम है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेक्शन 25(6)D में कुछ ऐसे यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन दिए थे जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन लोग हैं? नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, PSU, और जो UIN वाले हैं, ओके, जो UIN वाले हैं इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो क्या था इसमें, अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट ये हुई कि प्रोविजन में ये लिखा था, यानी सेक्शन 25(6)D में ये लिखा था कि 6B और 6C जो है ये इनको अप्लाई नहीं हुआ होगा। 6A के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, अमेंडमेंट ये है, 6A ऐड हुआ। सर ये 6A, 6B, 6C आपको लगता है कि हमें ये याद रहेगा? नहीं रहेगा। ओके, इसलिए मैं आपको आधार ऑथेंटिकेशन का चार्ट याद दिला देता हूँ। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन का चार्ट देखा होगा तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें सेक्शन 25(6)A, ओके, यहाँ पे, और उसके बाद में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, उनका आधार ऑथेंटिकेशन कैसा होगा ये मैंने आपको पढ़ाया था। और उसके बाद में सेक्शन 25, ओके, सेक्शन 25, सॉरी, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो उसमें दो पार्ट थे। ओके, सेक्शन 25(6)B, ओके, यानी आप इंडिविजुअल होगे और आप अदर होगे। सेक्शन 25(6)C यानी आप अदर होगे, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना पड़ेगा इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बता दूं, तो इसमें क्या था कि ये तो क्लियर था कि 6B और 6C, मतलब अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिखना है तो लिख देना, ओके, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, और ये ऑलरेडी RP रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में क्या था कि 6B और 6C अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ओके, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे जहां तक देखा जाए 6A जो है, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, PSU है, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा क्या? तो वो पहले नहीं था, अब उन्होंने 6A भी यहां ऐड कर दिया है। मतलब 6A ऐड करने का मतलब ये हुआ है कि अगर ये जो यहां एक्सेप्शन में पर्सन दिए हैं, इनको यहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए तो भी इनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए तो भी ये आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी अब ये एक्सेप्शन तीनों के लिए आ चुका है, 6A, 6B और 6C, दैट्स ऑल। ओके, छोटा सा अमेंडमेंट है। ओके, एग्जाम में पूछा तो MCQ में वगैरह पूछेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सवाल आपको पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये भी एक प्रोसीजरल छोटी सी अमेंडमेंट है। ओके, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सवाल पूछेंगे। प्रायोरिटी B, ओके, प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। देखिए टाइटल, देखिएगा टाइटल पढ़ता हूं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, पहले तो ये प्रोविजन आपको पढ़ा देता हूं। अगर यहां पे प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, या बहुत सारे रीजंस है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप रिटर्न कंटिन्यूअस फॉर 6 टैक्स पीरियड आपने फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में ऑफिसर ने आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो आप ऑफिसर के पास जा सकते हो, क्षमा याचना करो कि सर हम फाइल कर देंगे, आपके जो भी कंप्लायंसेस है पूरे कर देंगे, हमारा
हमारा कैंसिल किया और रजिस्ट्रेशन हमें फिर से बहाल कर दो, वापस दे दो। ओके, तो ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, ऑफिसर आपकी रिक्वेस्ट मान लेगा और आपको रिवोक कर देगा। इसमें क्या अमेंडमेंट हुई है? बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। ओके, टाइम पीरियड था रिवोकेशन का 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। मतलब क्या, आपको अगर अपना कैंसिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन, आपको अपना कैंसिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन फिर से रिवोक करना है तो आप 30 दिन में अप्लाई कर सकते हो। ओके, और 30 दिन में अप्लाई करने के बाद आपको फिर से बहाल कर दिया जाएगा आपका कैंसिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन। नाउ यहां पे एक्सटेंशन का पावर सिर्फ एडिशनल कमिश्नर को ही था, लेकिन अमेंडमेंट की गई और ये एक्सटेंशन का पावर ज्वाइंट कमिश्नर और एज द केस में भी ओके और द ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर एज द केस में भी इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेक्शन 31। अब देखो, आपको ये बता देता हूं, सेक्शन 31 ओके यहां पे 1 जनवरी 2021 से सेक्शन 31 अमेंड किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट 2020 और उसमें यह कहा गया था कि अब ये पावर जो है, ये एक्सटेंशन की पावर ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर को भी मिलना चाहिए। तो सेक्शन तो अमेंड हो चुका था, पर सेक्शन के साथ साथ रूल अमेंड करना बाकी था, इसलिए रूल में भी ये छोटी सी अमेंडमेंट कर दी जो ओके यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से की गई टू गिव द इफेक्ट ऑफ अमेंडेड सेक्शन। और उसमें रूल में भी कह दिया गया कि चलो अब ये पावर एडिशनल कमिश्नर के साथ साथ ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर को भी ये पावर रहेगी, जिसका ट्यूटोरियल नोट मैंने नीचे दिया है। ओके, दैट्स ऑल। ओके, इतनी सी अमेंडमेंट है कि अब ये एक्सटेंशन का पावर ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर के पास भी रहेगा। दैट्स ऑल। ओके, डन। ये चैप्टर की अमेंडमेंट्स यहां एंड होती है। ओके, दो छोटी सी अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, पर मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। वैसे ये है तो 2-3 पेजेस, बट छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है। ओके, तो वो भी आपको पढ़ा देता हूं। आर यू रेडी? यस और नो? चलिए, हेल्थ केयर में आपको याद होगा तो पहला ही हमारा एग्जम्पशन है और ये एग्जम्पशन में ये है कि अगर कोई प्रोफेशनल यहाँ पे रिहैबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग सर्विस दे रहा है, और वो कहाँ ये सर्विस दे रहा है? ओके, वो दे रहा है यहाँ पे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या कोई भी ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये तो ऑलरेडी कवर ही था, लेकिन अब उन्होंने 12AB भी ऐड कर दिया है और पूरे एग्जम्पशन में जहां जहां 12AA था वहां वहां उन्होंने 12AB भी ऐड कर दिया। दैट्स ऑल। बस इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है, यानी जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी वो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ये ओके यहाँ पे एग्जम्पशंस के बेनिफिट ले सकती है। मतलब उनके सेंटर्स पे अगर कोई भी प्रोफेशनल्स ये रिहैबिलिटेशन थेरेपी या काउंसलिंग करता है तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में अगर इसका एक छोटा सा टेबल बनाओ, यानी ये जो 1 पेज का पूरा है इसका छोटा सा टेबल बनाओ, तो एक लाइन में कहो कि जहां 12AA है उसके साथ 12AB भी ऐड कर दिया है। तो अब आपका सवाल आएगा कि सर 12AA कौन कौन से एग्जम्पशन में कवर किया है? एक तो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर किया, उसके बाद में चैरिटेबल एक्टिविटीज। आपको याद होगा तो मैंने एक स्टोरी आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाई थी, और वो स्टोरी कौन सी पढ़ाई थी? बहुत अच्छी स्टोरी थी। बाहुबली की तबीयत खराब हुई, हेल्थ केयर सर्विसेज, पूजा पाठ में लग गया, चैरिटेबल और रिलीजियस। कुछ याद आ रही है वो स्टोरी? याद आ रही है तो जरूर लिख के कहिएगा हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद आ रही है। तो चलिए, तो चैरिटेबल जो एक्टिविटीज है, चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है तो उसको भी एग्जम्पशन है, जिसमें सेक्शन 12AA और सेक्शन 12AB, आई रिपीट, सेक्शन 12AA और सेक्शन 12AB ओके ये भी यहां पे भी कवर कर दिया गया। मतलब अब 2 चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई, इंस्टीट्यूट हो गई, 12AA एज वेल एज AB। ठीक है, नेक्स्ट, और कहां रेफर किया है मैंने? और मैंने आपको अगर रिलीजियस सेक्टर में याद होगा
तो जो भी यहाँ पे प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, जैसे मैंने शिरडी साई बाबा का एग्जाम्पल लिया था, शिरडी साई बाबा के एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि जो भी प्रिसिंक्ट्स एरिया है, ओके, फिर धर्मशाला हो, शॉप्स हो, कम्युनिटी हॉल हो, वो जो रेंट पे दिया जा रहा है तो उसको कुछ लिमिट तक एग्जम्पशन था। ओके, आपको याद होगा तो 1000, बिलो 1000, बिलो 10,000 पर डे या बिलो 10,000 पर मंथ, अलग अलग केस में जैसे रूम है, कम्युनिटी हॉल है या बिजनेस प्लेस है, तो वो एग्जम्पशन दिया गया था। तो वहां पे आपको याद होगा तो कौन सी चैरिटेबल ओके वर्ड है कि ये जो रिलीजियस प्लेस है ओन, कंट्रोल और मैनेज बाय ओके बाय सच चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, जो सेक्शन 12A में होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने 12AB भी ऐड कर दिया है। इतनी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, साथ साथ में 12AB भी ऐड कर दिया गया है। दैट्स ऑल, हो गया अमेंडमेंट खत्म। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, एग्जम्पशन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक एग्जम्पशन था जो सीरियल नंबर 19A 19B में यहाँ पे था कि अगर कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है एयरक्राफ्ट से या वेसल से फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, या फिर वो वेसल से होगा, यानी स्पेशली एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन था फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, उसके ट्रांसपोर्टेशन का जीएसटी एग्जाम कर दिया था गवर्नमेंट ने। वो एग्जामेशन अप्लीकेबल था 30 डे ऑफ सितंबर 2021 तक, उसको और एक्सटेंशन दे दिया है और अब यहाँ पे 2022 सितंबर यानी 30 सितंबर 2022 तक एक्सटेंशन दे दिया है, यानी एक साल से एक्सटेंशन बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया है। ओके, दोनों केस में। चलिए, उसके बाद में जहां तक एंटरटेनमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी हमने ये देखा था कि अगर ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अगर होगा तो एग्जम्पशन होगा। ओके, फिर वो आर्ट और कल्चर हो, दूसरा स्पोर्ट्स हो। अब मैंने पढ़ाते वक्त आपको ये कहा था कि अगर वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी तो स्पोर्ट्स का यहाँ पे अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस देती है तो ये एग्जम्पशन। हाँ, आर्ट और कल्चर कोई भी एग्जम्पशन देता है, आर्ट और कल्चर कोई भी एग्जम्पशन देता है, सॉरी आर्ट और कल्चर कोई भी पर्सन ये सर्विसेज देता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी का, तो उसको एग्जम्पशन तो था ही। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स को यहाँ एग्जम्पशन तभी था ट्रेनिंग और कोचिंग में अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो और सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड हो। तो अब उन्होंने 12A के साथ यहाँ पे 12AB भी ऐड कर दिया गया। ये छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। उसके बाद में यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्टर में जैसे कोविड के वजह से यहाँ पे जो फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 था जिसको एग्जम्पशन दिया था, अगर ये कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या इनको भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड होती है तो जो एग्जम्पशन दिया गया था, तो कोविड में ये वर्ल्ड कप नहीं हो पाया, तो इसके लिए इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया कि व्हेनेवर रीशेड्यूल, यानी ये वर्ल्ड कप जब भी होगा, ओके, और ये सर्विसेज बाय और टू फेडरेशन, यहाँ पे इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, ओके, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या इनको प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड कप, अब कोविड के बाद जब जब भी रीशेड्यूल होगा तब ये सर्विसेज बाय और टू जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होगी, ओके, वो एग्जम्पशन में रहेगी। तो यहाँ अमेंडमेंट क्या हुई, तो यहाँ अमेंडमेंट सिर्फ एक वर्ड ऐड किया गया और वो व्हेनेवर रीशेड्यूल ये वर्ड ऐड किया गया है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में, ओके, जैसे ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, साथ साथ में 12A भी ऐड कर दिया गया। अगर आपको याद होगा तो एक एग्जम्पशन हमने देखा था और वो था वृद्धाश्रम का, ओल्ड एज होम। अगर ये ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का होगा, जिसमें पर मंथ कंसिडरेशन जो है वो 20,000 पर मंथ या उससे कम होगा, यानी अप टू 25,000 होगा, जो कवर करता है लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस, ओके, लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ओके, 25,000 तक या उसके नीचे होगा तो एग्जम्पशन होगा, उसके ऊपर होगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कवर्ड थी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सेक्शन 12A की कवर्ड थी। अब उसमें क्या ऐड कर दिया उन्होंने 12A भी ऐड कर दिया है, बस दैट्स ऑल। ओके, इतना एग्जम्पशन हुआ कि 12A के साथ साथ ओके उन्होंने 12AB भी ऐड कर दिया है। नाउ अब मुझे जो लगता है जिस पे सवाल पूछ सकते हैं, ये वाला एग्जम्पशन प्रायोरिटी A में रखना। ओके, इसके पहले वाले तो छोटे छोटे एग्जम्पशंस जिसमें 12A के साथ साथ 12A भी ऐड हुआ। ओके, लेकिन ये एग्जम्पशन मैं थोड़ा समझा देता हूँ।
गवर्नमेंट के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर अगर इनवॉइस सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को दिया गया, ओके, यानी इन गवर्नमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और इनवॉइस, ओके, इनको दिया गया, जिसमें ओके गवर्नमेंट यहाँ पे पहले था कि टोटल एक्सपेंडिचर, सुनिएगा, पहले ये था कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी करती है तो एग्जम्पशन, यानी पूरा बिल का पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है तो एग्जम्पशन। अब उन्होंने थोड़ा इसको यहाँ पे रिलैक्स कर दिया है और ये कहा है कि टोटल नहीं, अगर 75% और मोर अगर उसमें गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, लेकिन कुछ वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब एम्प्लॉय से भी पैसा लेती है, ओके भाई एम्प्लॉय 25% दे दे, 20% दे दे, बाकी गवर्नमेंट देगा, तो ऐसे केस में यहाँ पे पहले एग्जम्पशन तभी था जब टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अब उन्होंने टोटल की जगह वर्ड लाया गया 75% और मोर, यानी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 75% या उससे ज्यादा होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो भी बंदा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है, जैसा मैं जीएसटी डिपार्टमेंट का अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं और जिसमें 75% या उससे ज्यादा बिल गवर्नमेंट दे रही होगी तो मुझे उस सर्विस का एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ ये चेंज हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हाँ, ये इस पे एक आधा एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, प्रायोरिटी A+, लीजिंग ऑफ असेट ऑफ इंडियन रेलवे। पहले क्या था कि जो इंडियन रेलवे की असेट थी वो लीज करते हैं तो उसके लिए एग्जम्पशन था, अब ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है। आई रिपीट, ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब ये जो है यहाँ पे सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ असेट लाइक वैगॉन्स, कोचेस, लोकोस वगैरह बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इंडियन रेलवे को यहाँ पे अपनी असेट लीज पे देती है, ओके, यहाँ पे वैगन्स वगैरह, तो वो जो है पहले एग्जाम था, अब ये विड्रॉ कर लिया है, मतलब ये टैक्सेबल किया जाएगा। सिंपल। इस बार की अमेंडमेंट बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं, ओके, बस कुछ आगे थोड़ा बहुत आएगा वो आएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स है, ठीक है। नाउ कुछ एग्जाम्पशन न्यूली इंसर्ट हुए पर वो भी प्रायोरिटी बी में, ओके, वो कौन से? सर्विस प्रोवाइडेड बाय और टू एशियन फुटबॉल को फेडरेशन। देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय और टू एशियन फुटबॉल को फेडरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज, यानी वो प्लस उनके सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट अंडर AFC वुमेन एशिया कप 2022 टू बी होस्टेड इन इंडिया। ओके, वही फुटबॉल जैसा हमने एशियन फुटबॉल वर्ल्ड कप को दिया, वैसे ये जो फुटबॉल, ओके, AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 का जो इंडिया में होने वाला है 2022 में, ओके, वो जो फेडरेशन, को फेडरेशन जो भी सर्विसेज देगा या लेगा या उसकी सब्सिडरीज जो होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्विस देगी और लेगी, ये सब जो है एग्जम्प्ट रहेगी, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स सर्टिफाई दैट सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इवेंट्स ऑफ AFC वुमेन्स एशिया कप। पर ओके, अगर एग्जाम्पशन लेना है तो ये सर्टिफाई करके लाना पड़ेगा, ओके, या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ओके, उनके डायरेक्टर से कि भाई हाँ ये जो है इस इवेंट के लिए यूज किया गया, अगर सर्टिफाई कर देता है तो उस सर्विसेज को एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा। दूसरा, ओके, सर्विस बाय राइट टू एडमिशन, यानी जो टिकट चार्जेस है, तो ये जो टिकट चार्जेस है बेटा AFC वुमेन एशिया कप के, तो उसको भी एग्जाम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में ओके, नेक्स्ट, सर्विस बाय ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट। हाँ, ये प्रायोरिटी A+ में रखना, मुझे लगता है ये आ सकता है। आपने बहुत सी बार ट्रक पे देखा होगा नेशनल परमिट है, ओके, तो इसकी नेशनल परमिट लेने की फीस लगती है। पहले उसके ऊपर GST आता था, अब उसके ऊपर कोई GST नहीं आएगा। तो देखिए, सर्विसेज बाय ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट, अंडरलाइन, ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज or to operate to out of India or contiguous states। तो इसके जो भी फीस लगती थी नेशनल परमिट की, स्पेशली गुड्स कैरेज की, इंडिया और इंडिया के बाहर या कॉन्टिजियस स्टेट, 2 स्टेट 3 स्टेट्स में, तो नेशनल परमिट फीस पे अब कोई GST नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए, यहां तक तो हमने देखा कौन से एग्जम्पशंस में अमेंडमेंट हुई है, कौन से एग्जम्पशंस ऐड किए गए हैं। इसमें मुझे अगर लगता है क्वेश्चन आएगा तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट,
ओके कुछ क्लैरिफिकेशन है एग्जाम्शन से रिलेटेड, वो क्लैरिफिकेशंस भी यहाँ ले लेता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ पे जस्ट रीड करके चले जाना। ओके यहाँ तक आपको समझ में आया सभी? जिसको भी समझ में आया होगा यस कहिए बेटा। आपको आया समझ में? चलो एक क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, यहां पे ले लेते हैं। whether service of food in school under a midday meal scheme would be exempt if such supplies are funded by government grant or corporate donation। चलिए, और स्पेशली आंगनवाड़ी, ओके आंगनवाड़ी या स्कूल्स को दिया जा रहा है, प्री स्कूल। अब मैं आपको एजुकेशन सेक्टर का एग्जम्पशन बता देता हूँ। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, उसमें आपको याद होगा तो प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी, जैसे कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसे करिकुलम में एजुकेशन दे रही है जो सर्टिफाइड बाय लॉ है। ओके और नेक्स्ट अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, और यहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड है उनका टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाएगा। ऐसे और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी जिसमें हमने ये देखा था कि 3 सर्विसेज, पहली ट्रांसपोर्टेशन आपको याद होगा तो, दूसरी यहाँ पे ओके कैटरिंग सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम के तहत, ओके या तीसरी सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके ये 3 सर्विसेज अगर प्री स्कूल को दिया गया या हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया गया तो उसको एग्जम्पशन था, अगर आपको याद होगा। ओके याद तो करना ही पड़ेगा बेटा क्योंकि अमेंडमेंट बैच है। अमेंडमेंट बैच अगर आप कर रहे हो इसका मतलब ही ये है कि आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो। तो उसको यहाँ पे एग्जम्पशन था 3 केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, आउटडोर कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, और यहाँ पे थर्ड जो था वो था सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग वगैरह सर्विसेज प्री स्कूल। और इन ये एग्जम्पशन तभी अवेलेबल था अगर ये प्री स्कूल को दिया गया। नाउ पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें जो आउटडोर कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, इशू क्या था? ओके ये क्लैरिफिकेशन में कि पहले कोई कॉन्ट्रैक्टर है ओके जो आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है, ओके और किसको दे रहा है? आंगनवाड़ी। तो क्या आंगनवाड़ी प्री स्कूल में आएगा? पहला सवाल ये था कि आंगनवाड़ी प्री स्कूल माना जाएगा क्या? प्री स्कूल मतलब फर्स्ट के पहले, और ये जो है इसको पहले तो ये आंगनवाड़ी को दे रहा है, और दूसरा यहाँ पे ये था कि इसको जो डोनेशन है गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, कॉर्पोरेट डोनेशन है, समझ लो कॉर्पोरेट डोनेशन है, तो क्या ये एग्जम्पशन मिलेगा क्या? तो क्लैरिफिकेशन देखो क्या है। वैसे लीगल प्रोविजन तो मैंने आपको बता दी, अभी मैंने एक्सप्लेन की आपको लीगल प्रोविजन, मैं डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन पे आता हूँ। ये क्लैरिफिकेशन क्या है? इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई रिपीट, educational institution by way of serving of food, catering including midday meal is exempt from levy of GST irrespective of funding from government grant और corporate donation। यानी ये क्लियर कर दिया ओके भाई, फंडिंग किसी से भी हो, कॉर्पोरेट से हो या गवर्नमेंट से हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कैटरिंग सर्विस मिड डे मील स्कीम के अंडर या अदर कैटरिंग सर्विस भी प्री स्कूल को और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल को देते हो तो एग्जाम, फंडिंग कोई भी करे। तो चलो ये बात भी क्लियर होगी। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये था कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स आंगनवाड़ी। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आती है क्या? तो बिल्कुल आती है ओके क्योंकि प्री स्कूल का है तो आंगनवाड़ी भी आएगी। और यस बेटा, आंगनवाड़ी को अगर मिड डे मील स्कीम के तहत या कोई भी आउटडोर कैटरिंग सर्विस दिया गया तो यहाँ पे उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। ये क्लैरिफिकेशन प्रायोरिटी बी में रखना, कुछ सिंपल है कि भाई डोनेशन कोई भी हो, कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको ये एग्जाम्पशन मिलेगा।
उसके बाद में ये सेकंड क्लैरिफिकेशन है, ये भी आप प्रायोरिटी बी में रखिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं सी नहीं कह रहा हूँ, पढ़ के तो जाना है। देखो यहाँ पे whether various service supplied by government supplied as following by center or state boards such as National Board of Examination are taxable under GST or not। ओके देखिए, अभी अभी मैंने आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बताई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले स्कूल्स आती हैं, जिसमें प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल वो कवर होता है। दूसरा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आते हैं। ओके तीसरा अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज। और लास्ट अगर आपको याद होगा तो यहां पे सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड आते हैं, एजुकेशनल बोर्ड आते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये सेंट्रल और एजुकेशनल बोर्ड जो है, ये सेंट्रल और एजुकेशनल बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इनकी सारी कंडक्ट ऑफ, सॉरी 2 मिनट बेटा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ conduct of examination, conduct of examination, only to the extent of conduct of examination। यहां पे यानी ये सारी एक्टिविटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माने जाएंगे, ये सिर्फ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। और हमने ये देखा था कि ऑनलाइन इसको, ये अब अगर आपको चार्ट याद होगा तो 3 ऐसी सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्टेशन, आउटडोर कैटरिंग, और आपको चार्ट याद होगा तो ट्रांसपोर्टेशन, आउटडोर कैटरिंग, और तीसरा सिक्योरिटी या हाउस कीपिंग सर्विसेज। ये जो एग्जम्पशन था ये सिर्फ स्कूल के लिए था, ये सिर्फ स्कूल के लिए था, ठीक है। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह जो है, ओके हाँ, एडमिशन सर्विस कोई एडमिशन से रिलेटेड होगा और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो ये जो है बेटा यहां पे ये सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को था। और एक ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स, पीरियोडिकल और जर्नल्स, अगर आपको ये याद होगा तो ये तीनों के लिए था, ये सबके लिए था, ये जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी सबके लिए था, ठीक है। तो ये 3 एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली स्कूल के लिए था। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिशन ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए था, ओके। और ये ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स वगैरह ये सबके लिए एग्जामिनेशन में था। तो सवाल क्या है, या देखिए, वेदर वेरियस सर्विस सप्लाइड as by center or state board such as National Board of Examination are taxable under GST, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आपको एक बता दूं बैकग्राउंड में, ये तो था सर्विस प्रोवाइडेड टू, ये तो हमने देखा सर्विस प्रोवाइडेड टू। सर्विस प्रोवाइडेड बाय में ये था कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को दे, एनी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दे तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। और दूसरा था एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस आती है उसका एग्जाम्पशन था। इसके अलावा बाकी सब सर्विसेज अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो टैक्सेबल है। अब हमारा क्लैरिफिकेशन कहाँ पे, हमारा क्लैरिफिकेशन ये है ये एरिया में कि सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स है, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स है। और ये सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड जो है ये क्या सारी एक्टिविटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान के एग्जामिनेशन आएगा या ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, जैसे कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस, इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्ट सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। थर्ड, एक्रीडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल so as to authorize them to provide the respective services or other services।
हम्म। तो अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई 1 2 3 4 कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस। ठीक है, बाय चार्जिंग फीस। अब देखो यहां पे क्लैरिफिकेशन क्या है कि अगर ये यहां पे सेंट्रल और स्टेट बोर्ड है, सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई एक्सेट्रा, तो लीगल प्रोविजन में ये दिया था, स्पेशली मैं सेकंड वाला पढ़ूंगा, लीगल प्रोविजन में दिया था सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड शैल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। ओके, तो यहां पे अगर वो, हाँ, वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। कौन सा लिमिटेड पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसलिए अगर वो एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते, कोई भी टाइप का एग्जामिनेशन कंडक्ट करते, क्यों ना वो एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते तो वो उनका एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इनपुट सर्विस भी लेते हैं, इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्टिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। हाँ, लेकिन उनकी जो एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं या अदर सर्विसेज है, आई रिपीट, एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स और अदर सर्विसेज है, ओके, तो वो सारी टैक्सेबल होगी। आई रिपीट, वो सारी टैक्सेबल होगी। मतलब क्या? मतलब ये कि यहां पे सेंट्रल्स और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, ध्यान सुनिएगा, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे only to the extent of conduct of examination। अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन only to the extent of conduct of examination माने जाएंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज देते हैं स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को तो एग्जाम, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी इनपुट सर्विस लेते हैं तो एग्जाम, इससे रिलेटेड कोई भी इनपुट सर्विस लेते हैं तो एग्जाम। आई होप यू अंडरस्टूड। एक मिनट, मेरा समझाने में गड़बड़ हो गया। ये ऑनलाइन पीरियोडिकल्स, सॉरी बेटा, ओके, ये ऑनलाइन पीरियोडिकल्स ये सिर्फ कॉलेज के लिए एग्जाम्प्ट है। मेरी समझाने में यहाँ गड़बड़ होगी। ये सिर्फ कॉलेज के लिए एग्जाम्प्ट है और ये एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये तीनों के लिए एग्जाम्प्ट है, ये तीनों के लिए। ऑनलाइन पीरियोडिकल सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए ही एग्जाम्शन है, और ये एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कोई दूसरा सर्विस दे रहा है तो ये सबके लिए एग्जाम्प्ट है। तो ये सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड के लिए भी एग्जाम्प्ट है। ओके, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में वो अगर इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। हाँ बेटा, मैंने करेक्ट कर लिया उसको। ओके, ये ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी और एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये सबके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट किया। तो ऐसे केस में इनकी ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज होगी, वो एक्रेडिटेशन प्रोग्राम हो या अदर सर्विसेज हो, वो सारी टैक्सेबल होगी। ये क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्लैरिफिकेशन समझा होगा। डन। उसके बाद में नेक्स्ट, एग्जम्पशन इन गवर्नमेंट सेक्टर। यहां पे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग applicability of GST on activity of construction of road where considerations are received in deferred payment annuity। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक लीगल प्रोविजन मैं समझा दूं, और वो लीगल प्रोविजन ये है कि सर्विस सप्लाइड बाय एक्सेस टू रोड और ब्रिज इज एग्जाम वेदर कंसिडरेशन इज इन फॉर्म ऑफ टोल और एन्यूटी। आपको याद होगा तो दो ऐसी एग्जाम्पशन वाली एंट्री है, दो ऐसी एग्जाम्पशन वाली एंट्री है। ठीक है, दो ऐसी एग्जाम्पशन वाली एंट्री है 23 और 20। आप टोल चार्जेस पे करते हो तो वो एग्जाम्प्ट है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप टोल चार्जेस पे करते हो तो एग्जाम्प्ट है, और आप टोल के एन्यूटी चार्जेस पे करते हो तो एग्जाम्प्ट है। एन्यूटी मतलब ओके, यहां पे आपने डेफर्ड पेमेंट किया, पूरे साल भर का यहां पे डेफर्ड पेमेंट किया, एन्यूटी दे रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, स्पेशली टोल चार्जेस से रिलेटेड। लेकिन उसमें जो कहा गया वो ये कहा था एक्सेस टू रोड और ब्रिज। आई रिपीट, एक्सेस टू रोड और ब्रिज, तो उसको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। नाउ सुनिए, सवाल ये था कि अगर एन्यूटी रोड कंस्ट्रक्शन का है, रोड कंस्ट्रक्शन का एन्यूटी है तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा क्या?
तो ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन ये आना है, क्लैरिफिकेशन ये आया कि जो एग्जम्पशन दिया गया वो एक्सेस टू रोड और ब्रिज को दिया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को नहीं दिया गया। इसलिए अगर आपका एन्यूटी पेमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का है तो उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। देखो एंट्री नंबर 23 और 23 डज नॉट अप्लाई टू सर्विस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड टाइप ऑफ पेमेंट। ओके, इट स्पेसिफिकली कवर्ड एक्सेस टू रोड, वो सिर्फ एक्सेस टू रोड कवर करती है यहाँ पे। It is clarified that entry 23A does not exempt GST on annuity deferred payment for construction of road। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद में एक और जो है clarification regarding GST on service supplied by state government in their undertakings or PSU by way of guaranteeing the loan taken by them, whether GST applicable on supply of service by state government to their undertaking PSU by guaranteeing the loan taken by them। okay, तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। चलो मैं आपको ये समझा देता हूँ, वो भी एग्जम्प्ट रहेगा, ये समझा देता हूँ। एक एग्जम्पशन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने कोई भी डिपार्टमेंट को लोन दिया गया, बैंक फाइनेंस कर रही है या बैंक पीएसयू को फाइनेंस कर रही है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो बैंक उसकी गारंटी लेती है और यहां सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी देता है। लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी देने की फीस लेता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या पीएसयू से। ओके, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का है तो उसकी फीस लेता है, तो क्या वो फीस पे जीएसटी आएगा? तो एक एग्जम्पशन है, और एग्जम्पशन ये है एंट्री नंबर 34A में कि अगर यहाँ पे गारंटी के फीस होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गारंटी लेती है। तो सवाल सीधा था जो एग्जम्पशन में ऑलरेडी कवर्ड है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पीएसयू को फाइनेंस किया जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग को फाइनेंस किया जा रहा है और अंडरटेकिंग या पीएसयू को जो फाइनेंस हो रहा है उसकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ले रही है और ये स्टेट गवर्नमेंट उसकी फीस चार्ज कर रही है उस अंडरटेकिंग को या पीएसयू को, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन मिलेगा क्या? तो सीबीआईसी ने कहा यस, ये तो स्ट्रेट है, बिल्कुल एग्जम्पशन मिलेगा वो केस में। तो इस तरह से यहाँ पे ओके, ये भी जो एग्जम्पशन था, एग्जम्पशन से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन था, हमने कवर कर लिया। उसके बाद में यहाँ देखो ये भी प्रायोरिटी बी में रखना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन mailing of wheat into flour or paddy into rice for distribution by state government under public distribution system। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन लेने के पहले मैं आपको एक एग्जम्पशन पहले समझाऊंगा। एज पर एंट्री नंबर 3 है, एंट्री वगैरह एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स constitute not more than 25% of value of said composite supply provided to central government, state government or union territory or local authority or governmental authority, government entity by way of activity in relation to functions entrusted to panchayat under 243G or 243W for municipality okay, under Constitution of India। थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ ये एग्जम्पशन क्या है। एग्जम्पशन ये है कि अगर कोई ऐसे फंक्शंस है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 243G में जो पंचायत के फंक्शंस है या आर्टिकल 243W जो म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस उस कार्यों के लिए अगर यहाँ कोई इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर ऐसे फंक्शन जो पंचायत के हैं और ऐसे फंक्शन जो म्युनिसिपैलिटी के हैं उन कार्यों के लिए अगर इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई करता है गुड्स प्लस सर्विस का, आई रिपीट कंपोजिट सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस का, किसको करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी को। ओके, तो इन कार्यों के अंडर ओके अगर ये सप्लाई गवर्नमेंट को किया जाए, गवर्नमेंट एंटिटी को किया जाए, गवर्नमेंट अथॉरिटी को किया जाए, इंडिया का कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा है